हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, जो कि यूपीएससी के पेपर 2 से रिलेटेड है। और जो ये टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं इसको 2 पार्ट्स में लाने वाला हूँ। मीन्स ये हमारा पहला पार्ट है और एक और पार्ट मैं कुछ ही समय में आपके सामने लेकर आऊँगा इसी चैनल पे। तो वो फ्रेंड्स जनरली रिलेटेड होगा कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से, राइट। और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो सिंपली फेडरलिज्म और जो सेंटर स्टेट रिलेशंस रहे हैं पास्ट में और अभी क्या हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, सो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ ही में आप अगर लगता है कि आपको आगे भी अपडेट्स चाहिए तो और साथ ही में आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स बनाने में। सो बात यह है कि हम आगे चलते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं। सो पॉइंट्स टू डिस्कस हेयर फ्रेंड्स की कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंडियन फेडरल सिस्टम क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यूएस फेडरलिज्म क्या है या उसका फेडरल सिस्टम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे जो एग्जांपल्स जो कि इंडिया में थे, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, वो देखेंगे। उसके बाद रिसेंट इश्यूज जो हैं फेडरलिज्म को लेकर वो देखेंगे, जो सरकारिया कमीशन और जो एआरसी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी है वो देखेंगे। उसके बाद जो है वो वे फॉरवर्ड देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस फ्रेंड्स। यहाँ पे आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें ये बोलता है कि इंडिया जो है वो भारत, इंडिया को हम भारत भी बोलते हैं और दोनों ही नाम जो है मेंशन करे हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो पूरा जो भारत है वो कई सारे जो स्टेट्स हैं उनको मिला के बनाया गया है, राइट। तो यहाँ पे जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो काफ़ी समझदारी से लिया है, ठीक है। कि जहाँ पर जो है इंडिया, जो सारे स्टेट्स मिलके एक इंडियन यूनियन बनाते हैं। पर इसके चलते कई बार फ्रेंड्स जो है कि देखा जाए तो फेडरलिज्म कहीं मेंशन नहीं है या फेडरल वर्ड कहीं मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये वर्क करता है फ्रेंड्स। जैसे कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म, ये दो अलग अलग जो है प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो है कॉन्ट्राडिक्ट होता है। कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ हमें उस स्टेट में ज़्यादा सीट्स देना होंगी, जहाँ कम लोग होंगे उस स्टेट्स में हमें कम सीट्स देना होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया में आपको यूपी, बिहार, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने मिलेगा एज़ कम्पेयर टू साउथ के, ठीक है। तो साउथ मतलब कि आपको काफ़ी कम जो है वहाँ पे पॉपुलेशन देखने मिलेगा। मींस फैमिली प्लानिंग आप देख सकते हैं कि काफ़ी कंट्रोल्ड है, ठीक है। लेकिन वहीं नॉर्थ में नहीं देखने मिलेगा। पर अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इसी पर्सपेक्टिव को अगर पार्लियामेंट में लेके जाते हैं तो वहाँ हमें देखने मिलेगा कि यूपी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं एज कम, राइट। और अगर हम वहीं आएंगे केरला और तमिलनाडु तो आपको उतनी सीट्स नहीं देखने मिलेगी पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसके कारण जो है वो जो नॉर्थ और जो साउथ है दोनों में ही जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट होता रहता है। मतलब कि चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं कि उन्हें प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाता है साउथ वालों को, राइट। तो ये चीज़ें कई बार देखने मिलती हैं हमें, और फेडरलिज्म के अंदर भी ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। कि बिग स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिटिकली, और जबकि स्मॉल स्टेट्स जो कि पॉपुलेशन साइज़ इनका कम है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और तो उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। आप देखते हैं कि साउथ के और नॉर्थ के जो लीडर्स हैं नॉर्थ के, वो ही मतलब कैंडिडेचर हमेशा देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे अधिकतर। तो उनके जो लिंक्स हैं आप देख सकते हैं कि कई बार अभी कोविड-19 में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो प्रॉपर फंड लोकेशंस है वो नॉर्थ के लिए कहीं ज़्यादा था, साउथ के लिए कम।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो ये देखते हैं कि इंडियन फेडरल सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फेडरेशन है, जो इंडियन फेडरेशन है, ठीक है, वो कई सारे मतलब वहाँ पे कई सारे स्टेट्स जो हैं एक साथ आए हैं, ठीक है, और कॉमन मैटर्स पे वो चर्चा करते हैं। कई सारे जो अलग इंडिपेंडेंट अदर मैटर्स हैं, उनके लिए मतलब जो अदर मैटर्स हैं उसके लिए अलग अलग वो करते हैं। तो इसके अलावा फेडरलिज्म इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर टू वर्क टुगेदर एंड येट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट की तरीके से है, ठीक है, फेडरलिज्म, जो कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो जो मिल के जो है ये वर्क करते हैं, वो होता है फेडरलिज्म, राइट। इसके अलावा फेडरेशन दिस वर्ड जो है कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। तो ये जनरली फ्रेंड्स आप देखिए कि दूसरे वर्ड से लिया गया है जो लैटिन से है, राइट। इसके अलावा जो फेडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट्स और सेंटर के बीच में, राइट। तो कहीं भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इस बात का, लेकिन अगर सरकार को स्मूथली वर्क करना है, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट में जो है पॉलिसीज़ बनानी है, तो ये चीज़ें होनी ही चाहिए किसी भी देश में, राइट। तो जैसे कि अब हम आगे चलेंगे तो इसके फीचर्स देखते हैं फेडरल सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे जो फीचर्स हैं आपको मिलेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो सेपरेट करता है पावर्स को, सेंटर और प्रोविंशियल्स के बीच में जो है उसने पावर्स को सेपरेट किया। देखो फर्स्ट जैसे कि ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी, ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट होगी, स्टेट के लिए अलग गवर्नमेंट होगी, सेंटर के लिए अलग गवर्नमेंट होगी, ठीक है। वैसे ही डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग पावर होगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट बनाई गई डिवीज़न ऑफ पावर करने के लिए। तो यहाँ पे जो शेड्यूल 7 के अंदर रखी गई हैं ये लिस्ट, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का एक स्टेट सब्जेक्ट है, राइट। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि जो एजुकेशन है या हेल्थ रिलेटेड है, तो ये वाले भी जो हेल्थ रिलेटेड कॉन्करेंट में आ गया। बाकी जो एजुकेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टेट लिस्ट के अंदर, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो अलग अलग तरीके से जो है सब्जेक्ट जो है वो डिवाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स जो हो गया, डिफेंस हो गया, तो ये सारे जो हैं वो आपको सेंट्रल लिस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये अलग अलग लिस्ट के हिसाब से डिवीज़न ऑफ पावर किया गया है, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे, जैसे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और लोकल लेवल पे भी हैं, जैसे पंचायत जो, उनके भी अलग अलग जो हैं एरियाज़ हैं, ठीक है, पावर के। सो यहाँ पे आप रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देख सकते हैं कि रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स। रिजिडिटी मतलब कि फ्लेक्सिबल ना होना किसी भी चीज़ का। तो कई कई सारी जगह पे आपको रिजिडिटी देखने के लिए मिले कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना जो है वो इजी नहीं होता है, राइट। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से कई सारे जो अमेंडमेंट होते हैं उसके लिए स्टेट की भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो कि 2/3 मेजोरिटी, जो आप अलग अलग मेजोरिटी देखते हैं, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटीज़, तो ये भी जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, ठीक है, अलग है बिल्कुल, ठीक है, अलग ही वर्क करता है वो। अगर सेंटर में कोई लॉ बना है या स्टेट में कोई लॉ बना है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है, तो वो उसके लिए पूरी जुडिशरी जो है वो अलग से उसकी जांच करती है और उसके बाद उस मैटर के ऊपर जो है अपना जजमेंट भी देती है। जैसे एनजीएसी वो हट गया, ठीक है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे जो है वो वर्क करती है। इसके बाद ड्यूअल सिटीजनशिप आपको देखने मिलेगी, ठीक है, कि आपके पास स्टेट की भी है और जो कह सकते हैं कि सेंटर की भी, मतलब पूरे नेशनलिटी पूरे आप किसी भी स्टेट में जो है वो जा सकते हैं। तो आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, आपके खुद के स्टेट की और पूरे इंडिया की भी, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये फेडरल का एक और फीचर है। इसके अलावा बाई कैमरलिज्म है, ठीक है, बाई कैमरलिज्म है, मतलब
जो कह सकते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट ये अलग अलग जो है वो बनाई हैं। ठीक है, तो बाई कैमरलिज्म जो है वो एक फ़ीचर हो गया अपने फेडरल सिस्टम में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो यूएस है वहाँ पे फेडरलिज्म जो है वो अलग तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अमेरिकन्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट किया है कि दे प्रोटेक्टेड स्मॉलर स्टेट्स आल्सो, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है इंडिया में ये कई सारे बड़े स्टेट्स हैं और कई सारे छोटे स्टेट्स हैं। तो बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं वो डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे जो है कि अगर बड़े स्टेट्स की जो है बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है, किस पार्टी की सरकार बनने वाली। लेकिन यूएसए में जो है ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि जो नेशनल पावर्स हैं वो स्टेट्स में वो काफ़ी लिमिटेड होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे 2 सीट्स होती हैं सीनेट के अंदर। मतलब साइज़ मैटर नहीं करता है कि स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है या कितनी नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ साइज़ 2 सीट होंगी ही हर स्टेट की सीनेट के अंदर। तो ये जो है वो इक्वलिटी का एक टाइप का स्टेटस भी देता है और साथ में जो है स्मॉल स्टेट्स को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इस थर्ड जो है वो प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट होते हैं वो इलेक्टोरल वोट्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो सारे जो हैं वो वोट्स के थ्रू होंगे, तो सारे स्टेट्स को वहाँ पे जो है एक प्रकार से पार्टिसिपेशन मिलता है, किसी को कम नहीं और किसी को ज़्यादा नहीं, राइट। तो ये चीज़ें आपको वहाँ देखने मिलेगी और ये जो है एक एसेंशियल स्ट्रक्चर है जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, राइट। आगे हम चलते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें इसमें स्लाइड में शो करी गई हैं। कि जो सेंटर यूज इज पावर टू डिसमिस और यूज़ द गवर्नर टू इंटिमिडेट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। तो आपने कई बार देखा होगा या आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियसली जब से गवर्नमेंट बनी है तब से आप देख सकते हैं कि जो गवर्नर को जो अपॉइंट करा जाता है, जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट अगर पावर में आती है तो वो सारे स्टेट्स के जो है गवर्नर को जो है वो चेंज कर देती है। और इससे क्या होता है कि वो जो है स्टेट्स पे नज़र रख सके कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल पास होता है तो उसको जो है गवर्नर की साइन चाहिए होगी और गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो क्लैशेस होते हैं। अगर कोई फेवर में नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल तो वो रोक लिया जाएगा, ठीक है, एक्ट बनने से गवर्नर के द्वारा। तो ये चीज़ें जो हैं पहले करी जाती थी। ठीक है, तो इससे जो फेडरलिज्म आपको बेटर नहीं होता दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इमरजेंसी लगाई गई, आपको पता है। तो 1975 से 77 तक जो इमरजेंसी का रूल था, ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जैसे एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में ला दिया गया। ठीक है, जो शायद मैंने अभी हाँ, तो उसे जो है मूव कर दिया गया। तो एजुकेशन को जब चेंज कर दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं अभी शायद मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे इस ये जो है स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में आया है एजुकेशन है, राइट, यहाँ पे। इसके अलावा जो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें चेंज हुई और जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस बात का सिनेरियो था, जैसे सेंट्रलाइजेशन इन रिसोर्सेज अलोकेशन। ठीक है, सेंटर डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पे और कैसे रिसोर्सेज को अलोकेट करना है। इसके बाद फिर सेंटर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रोच कर रहा है जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर के जो डोमेन्स हैं या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, तो उनके ऊपर भी जो एजुकेशन और हेल्थ की हैं वो जो है उनमें एक प्रकार से जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और क्योंकि सारी पावर जो है वो गवर्नर के थ्रू जो है उसके हाथ में ही होती हैं चीज़ों को पास कराने की। ये आप देख सकते हैं अभी बीच में भी कई सारे जो हैं इसके ऊपर मैटर्स आए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और उसके अलावा जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है,
ये जो हैं वो एक प्रकार से जो है अपोनेंट का काम करते हैं स्टेट्स के लिए। अगर ठीक है, कई सारी जगह आप देख सकते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर पार्टी अगर दूसरी है, ठीक है, स्टेट में और सेंटर में, तो कई सारे बार जो है वो ये एक तरीके से अपोनेंट का काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। इसके अलावा आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट जो वाइस चांसलर की होती है यूनिवर्सिटी में, वो तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके पास ये राइट है। लेकिन क्या होता है कि जो भी फंड दिया जाता है, जो भी सैलरी उसे दी जाती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा से निकल के आती हैं, ठीक है, उसके फंड से। इसके अलावा डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स टू बेनिफिशियरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स बाईपासिंग स्टेट्स। तो कई सारी जो मतलब जो लोग हैं उन तक जो है डायरेक्टली जो है वो पैसा पहुंचाने के लिए ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो डीबीटी जो है एक मॉडल यूज़ करा जाता है, जो कि स्टेट्स को डायरेक्टली जो है बाईपास कर देता है। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता। इसके अलावा जो है नेशनल लॉकडाउन अभी आप देख सकते हैं कोविड-19 के इसमें लगाया गया पिछले साल। तो वो क्या हुआ कि उसमें कहीं पर भी जो है स्टेट का कंसेंट नहीं लिया गया। एकदम से जो है प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वो इम्प्लीमेंट करना चालू कर देते हैं। वो वहीं से बोल देते हैं कि कल से लॉकडाउन है, राइट। तो ये सारी चीज़ों में जो है स्टेट को प्रिपेयर करने के लिए वक्त नहीं मिला। कई सारे स्टेट जो थे वहाँ पे जो माइग्रेंट्स आकर रहते हैं, तो उस स्टेट की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उसके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन ज़्यादा हो जाता है कि ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उसकी इतनी बेटर नहीं होती हैं, और ये एकदम से इम्प्लीमेंट कर देना लॉकडाउन, ये सारी जो है स्टेट गवर्नमेंट को हर्ट करता है। तो यहाँ पे जो है वो फेडरलिज्म हमें दिखाई नहीं देता है फ्रेंड्स, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम देखते हैं रिसेंट इश्यूज़। अभी भी कुछ इश्यूज़ जो अभी अभी हैं न्यूज़ में, जैसे कि केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का है, उसके अगेंस्ट जो है रिजोल्यूशन पास किया गया। तमिलनाडु के अंदर भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने जो फार्म लॉज हैं वो उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया गया कि वो सही नहीं है, राइट फ्रेंड। तो ये सारे जो हैं वो हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोज कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी उसने जो कानून निकाले हैं उसको अपोज कर रहे हैं स्टेट्स। जो स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अपने राइट्स के लिए खड़े हैं, ठीक है, कि वो जो है चाहते हैं कि ये बिल जो है रिवोक हो, ठीक है, वापस जाए। इसके अलावा और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे एंट्री 14 में एग्रीकल्चर आता है, तमिलनाडु अपोज कर रहा है फार्म लॉ को, तो एंट्री 14 जो है उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेट लिस्ट का मैटर है एग्रीकल्चर, पर सेंटर ने क्या करा है, एंट्री 33 के अंदर जहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स आता है उसको बोला है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो और एग्रीकल्चर में क्योंकि ट्रेड होता है फ्रेंड्स, बेचे जाना, ठीक है, सेल्स और बाइंग होती है, तो वो चीज़ें जो हैं वो सेंटर बोलता है कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये इश्यूज़ हैं जो कि आए हैं पिक्चर में अभी तक। अब इसके ऊपर मैं आपको रिकमेंडेशंस बताता हूँ कि जो ARC जो एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, ARC की जो, एक मिनट, हाँ हाँ, ARC की जो रिकमेंडेशन है वो फ्रेंड क्या है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि जो कमीशन है ये बोलता है कि 263 आर्टिकल के तहत जो है मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल ये होना चाहिए। इंटर स्टेट काउंसलिंग होगी तो क्या होगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है डिस्कस किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेटअप भी हुई, आर्टिकल 263 आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ पावर टू मैक्सिमम एक्सटेंड टू दी स्टेट्स, काफ़ी ज़्यादा जो है वो पावर देना स्टेट्स को, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकें, अपने डिसीज़न खुद ले सकें। थर्ड वाले में जो फिनंशियल रिसोर्सेज हैं, इसमें क्या होता है, फिनंशियल रिसोर्सेज के थ्रू क्या होगा कि उनको देना चाहिए स्टेट्स को, जिससे क्या होगा, फिजिकल ट्रांसफ़र्स के थ्रू, जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि हमारा फिनांस कमीशन है उसने 32 से तो 42 का जो है वो फिजिकल ट्रांसफ़र का स्कीम बताया है कि इतना जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहिए,
स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन पार्टीसन पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज गवर्नर ऑफ स्टेट। तो गवर्नर जो है वो स्टेट का, उसे जो है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए वो व्यक्ति जो कि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ना हो, वो दूसरे स्टेट का होना चाहिए, ठीक है, उसी स्टेट का ना हो। ये भी थोड़ा चीज़ें जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी जो है एआरसी ने रिकमेंडेशंस भी दी, इसमें से कुछ अभी भी हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है। तो ये सरकारिया कमीशन जो है इसने भी कुछ बताया। इसने ये बताया कि जो फिगर है, मतलब जो गवर्नर है वो एक ऐसा फिगर होना चाहिए जो डिटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। स्टेट से उसका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई फेवर कर रहा हो स्टेट, ठीक है। मतलब स्टेट जो है अलग स्टेट का होना चाहिए। उसके अलावा जो है 5 साल का कम से कम इसका टेन्योर फिक्स ही होना चाहिए, ठीक है, कम से कम उसका रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जैसी पावर में आती है वो चेंजेस कर देती है, कई बार तो अपनी टर्म के अंदर ही चेंजेस कर देती है कि अभी देखा जाए 5 साल कंप्लीट नहीं हुए और सरकार ने जो है वो चेंज कर दिए कई सारे गवर्नर्स, ठीक है, उनका एक पूरा टर्म भी नहीं हुआ। और उसके अलावा जो है आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, जो कि कई बार जो है इन्वोक कर दिया जाता है, ठीक है। अगर कभी भी सरकार को ऐसा लगता है कि उनके अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है तो कर दिया जाता है। लेकिन सरकारिया कमीशन ने इसके बारे में बोला है कि जब पॉलिटिकल क्राइसिस हो, जब इंटरनल सबवेंशन हो, फिजिकल ब्रेकडाउन हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल के जो डायरेक्टिव्स हैं अगर वो जो है वो उसका पालन नहीं किया जाता है, तभी जो है 356 लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कई सारी बार हमने देखा है इन पास्ट में। तो ये सारी चीज़ें एसआर बोमई केस से भी, केस जो है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें भी यही कहा गया था कि जो आर्टिकल 356 का जब गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगाया था तो वो चीज़ जो है उसे जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि ये जो है वो सही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद से जो है मतलब केस का ये जजमेंट भी था कि अब जो भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा उसके लिए पहले पार्लियामेंट से क्लियरेंस लेना चाहिए और लेना होगा, राइट। आगे हम चलते हैं। तो वे फॉरवर्ड में फ्रेंड्स ये है कि ऐसा मतलब देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव दैट एम्पावरिंग आवर स्टेट्स वुड कॉज नेशनल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे देंगे तो डिसइंटीग्रेशन होने लग जाएगा, वो अपने अपने पूरे कंट्री बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये संविधान ही जो है अनुमति नहीं देता है इस चीज़ की। इसके अलावा हमें जो है वो करना ये चाहिए कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट लाए गए, जो कि किससे रिलेटेड हैं, पंचायत से रिलेटेड हैं और म्यूनसिपाल्टी से रिलेटेड है ये अमेंडमेंट। तो उन दोनों को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एम्पावर करना चाहिए, जिससे वो क्या है कि एक ग्राउंड लेवल पे वर्क करना चालू करें, क्या ज़रूरत है लोगों की उसके ऊपर जो है वो प्लान्स बनाएं, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्लान्स बनाएं। और जैसा कि नीति आयोग है हमारे यहाँ, तो उस तक जब प्लान्स पहुँचेंगे उन चीज़ों को फिर सरकार के थ्रू एनालाइज किया जाए और आगे जो है वापस से उनको जो है इम्प्लीमेंट करा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड है कि रोल एंड कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी एक्सपांडेड। तो जितना अभी तक रोल है राज्यसभा में, हम देखते हैं कि इनडायरेक्टली वहाँ पे जो है पर्सन्स इलेक्ट होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली तो होते नहीं हैं जैसे लोकसभा के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन ध्यान में रख के जो है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। आप देख सकते हैं लोकसभा में ज़्यादा है लेकिन राज्यसभा में कम है। तो यहाँ हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो स्टेट रिलेशन में जो अब अपन बोलें तो स्टेट का जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो राज्यसभा में सीट ज़्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब। सो फ्रेंड्स, इसमें जो थर्ड पॉइंट में बोला गया है वह है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, राइट, यहाँ पर सी होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंज है वो चेंज करना होना चाहिए, मतलब ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए इसके रिगार्डिंग कि कैसे जो है वो स्टेट और सेंटर के रिलेशंस होना चाहिए जो कि साथ में एक दूसरे को लेके चलें।
और चेंज होना चाहिए। जो फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, जिससे कि जो है स्टेट्स को हम एम्पावर कर पाएँ। उसका जो फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिनेंशियल जो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्टेट्स में, वो जो है वो अच्छे से हो, सारे स्टेट्स जो हैं वो एग्री करें जो भी हो। और इसके अलावा जो है वो फ्रेंड्स ये है कि सीरियस जो थॉट मस्ट बी गिवन टू ब्रेकिंग अप द बिग स्टेट्स इनटू स्मॉलर स्टेट्स। तो फ्रेंड्स हम ये कर सकते हैं कि अगर इंडिया में प्रपोर्शन के बेसिस पे जो है वो पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन होगा उसके बेसिस पे अगर सीट्स होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि इन्हें डिवाइड करना चाहिए स्टेट्स, बड़े बड़े स्टेट्स को छोटे छोटे में, मतलब कि एक बराबरी में, कि जिससे जो है पॉपुलेशन का रेशो भी हर स्टेट में बराबर हो और हर स्टेट को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियसली भी कई सारे स्टेट्स जो है वो निकल के आए हैं, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यूपी से उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, जिस कारण से जो है वो थोड़ी सी उन्हें प्रेजेंट अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो काफ़ी अच्छे से जो है वो मिल पाए, और वेलफेयर जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ तो बहुत जल्दी से। तो आप वो भी देखिए, और मैं भी अभी मैं थोड़ी देर में ही ले आऊँगा उसको, तो आप वो भी देखिएगा, तो आपकी जो है पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। और वो जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो, और कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी रिगार्डिंग इससे रिगार्डिंग हो। और ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।